हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। हर रात ठीक 3:03 पर मेरे घर के बाहर कोई सीटी बजाते हुए गुजरता है। मम्मी पापा ने बस एक ही नियम दिया था, कभी बाहर मत देखना। लेकिन एक रात किसी ने देख लिया और उसके बाद हमारे दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। हर रात 3:03 पर कोई मेरे घर के पास से सीटी बजाते हुए गुजरता है। हर रात, चाहे मौसम कैसा भी हो, कोई हमारे गली में धीरे धीरे चलते हुए हल्की सी सीटी बजाता है। तुम उसे तभी सुन सकते हो जब तुम लिविंग रूम या किचन में हो, और ये हमेशा ठीक 3:03 पर शुरू होता है। आवाज़ बहुत हल्की शुरू होती है, गली के शुरुआती हिस्से से, कार्सन के घर के पास कहीं से। हम गली के बीच में रहते हैं, इसलिए सीटी बजाने की आवाज़ हमारे घर के पास से गुजरती हुई आगे कल्डेसैक की तरफ चली जाती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब मैं छोटा था, मैं और मेरी बहन कुछ रातों में चुपके से किचन में जाकर इसे सुनते थे। मम्मी पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और अगर वो हमें पकड़ लेते तो बहुत डांट पड़ती, लेकिन वो कभी बहुत सख्त नहीं होते थे क्योंकि हम हमेशा एक ही बड़ा नियम मानते थे। कभी भी ये देखने की कोशिश मत करो कि सीटी कौन बजा रहा है। मेरा मोहल्ला थोड़ा अजीब है। मैं यहाँ तब से रहता हूँ जब मैं 6 साल का था और मुझे ये जगह बहुत पसंद है। घर छोटे हैं लेकिन साफ सुथरे हैं, अच्छे बड़े आंगन हैं और घूमने के लिए बहुत जगह है। यहाँ मेरी उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं। मैं पिछले अक्टूबर में 13 साल का हुआ। हम साथ बड़े हुए हैं और अक्सर कल्डेसैक में खेलते थे या गर्मियों में एक घर के पीछे से दूसरे घर तक घूमते रहते थे। ये जगह सच में बड़ी अच्छी है और यहाँ सिर्फ 2 ही अजीब चीज़ें हैं, रात की वो सीटी और यहाँ की किस्मत। सीटी बजने से मुझे कभी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जैसे मैंने कहा, मैं इसे अपने कमरे से सुन भी नहीं सकता था, लेकिन मम्मी पापा इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया। मेरे पापा एक मजबूत आदमी हैं, लंबे और शांत। उनका एक अलग लहजा है क्योंकि वो बचपन में अमेरिका आए थे। उनका परिवार यानी मेरे दादा दादी आइलैंड से हैं। वो लोग ऐसा ही कहते हैं। पापा सिर्फ एक ही समय शांत नहीं होते, जब सीटी बजाने वाली चीज़ की बात होती है तब वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं। उनकी आंखें तेज़ी से इधर उधर चलती हैं और वो हमें कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो और बस एक बात याद रखो, सबसे बड़ा नियम, जब वो सीटी बजाते हुए गुजरें तो बाहर देखने की कोशिश मत करना। वैसे हम देख भी नहीं सकते चाहे चाहें तो भी। हर खिड़की के अंदर मोटे कैनवस के शटर लगे हैं जो ऊपर से नीचे खींच कर बंद हो जाते हैं और नीचे फ्रेम में लॉक हो जाते हैं। हर लॉक छोटा सा होता है, जैसे डायरी का ताला होता है। पापा हर रात सोने से पहले उन शटरों को लॉक करते हैं और चाबी अपने कमरे में रखते हैं। मम्मी, मुझे नहीं पता वो क्या सोचती हैं इस बारे में। मैंने उन्हें कई बार 3:03 पर लिविंग रूम में बैठे देखा है। जब मैं अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर देखूं तो वो दिख जाती हैं। वो अक्सर नहीं बैठती, लेकिन महीने में 1-2 बार वो उस बड़े लाल सोफे पर बैठकर बस सुनती रहती हैं। वो सीटी हर रात एक ही धुन में बजती है। वो खुश लगती है, दा 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 दम, दा 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 दम। जैसा मैंने कहा, यहाँ 2 अजीब चीज़ें हैं। दूसरी ये है कि हमारे मोहल्ले में सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये समझाना मुश्किल है और पापा इस बारे में भी बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ लोगों के साथ अच्छी चीज़ें बहुत होती हैं। आमतौर पर छोटी छोटी, जैसे रेडियो कॉन्टेस्ट जीतना, अचानक प्रमोशन मिल जाना या अपने आंगन में असली तीर के निशान मिलना। यहाँ मौसम अच्छा रहता है, कोई अपराध नहीं होता और सबके बगीचे पतझड़ में बहुत सुंदर खिलते हैं। लाखों छोटी छोटी दुआएं, मम्मी कहती हैं। लेकिन हम यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरी बहन नोला है। वो बहुत बीमार पैदा हुई थी, उसके फेफड़ों में समस्या थी। हम उसे घर भी नहीं ला सके, सिर्फ अस्पताल में मिलते थे। वो बहुत छोटी थी, बाकी बच्चों से भी छोटी। एक मशीन उसकी सांस चलाती थी। हम यहाँ अस्पताल के पास रहने के लिए आए थे। जैसे ही हम यहाँ आए, नोला ठीक होने लगी। डॉक्टर समझ नहीं पाए क्यों, लेकिन हम जानते थे ये भी उन लाखों दुआओं में से एक था। लेकिन फिर हमें पता चला कि हर छोटे चमत्कार के बदले कभी कभी कुछ बुरा भी होता है, और वो तभी होता है जब तुम उस सीटी बजाने वाले को देखने की कोशिश करते हो। हमारे मोहल्ले में एक वेलकमिंग कमेटी है। जब भी कोई नया परिवार यहाँ शिफ्ट होता है, वो लोग मैक्रोनी कैसरोल, एक गिफ्ट बास्केट और एक मनीला फोल्डर लेकर आते हैं। वो लोग बहुत दोस्ताना हैं। जब हम यहाँ 7 साल पहले आए थे, तब 4 लोग हमारे घर आए थे। उन्होंने हल्की फुल्की बातें की, मुझे एक स्निकर्स बार दी और बारी बारी से नोला को गोद में लिया।
वो अस्पताल से घर आई थी, बस 1 हफ्ता हुआ था, इसलिए वो बहुत सावधानी से उसे पकड़ रहे थे। फिर उस कमेटी ने मेरे माता पिता से अकेले में बात करने को कहा, इसलिए मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया। लेकिन मैं दरवाजे के पास कान लगाकर लगभग हर बात सुन रहा था। वेलकमिंग कमेटी ने मेरे माता पिता को बताया कि ये मोहल्ला कितना अच्छा है, इतना अच्छा कि उसे समझाना मुश्किल है। फिर उन्होंने उस और भी ज़्यादा अजीब चीज़ के बारे में बताया। हर सुबह ठीक 3:03 पर शुरू होने वाली और 3:05 पर ख़त्म होने वाली सीटी। उन्होंने कहा कि वो सीटी शांत होती है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जब तक हम ये देखने की कोशिश ना करें कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया और मैं दरवाजे से और चिपक गया ताकि कुछ भी मिस ना करूं। उन्होंने कहा कि जो लोग उस सीटी बजाने वाले को देखने की कोशिश करते हैं, उनकी किस्मत बदल जाती है, कभी कभी बहुत बुरी तरह। उनके ऊपर जैसे कोई काला साया छा जाता है। जो भी गलत हो सकता है वो होता है। उस मनीला फोल्डर में अखबार की कतरनें थीं, कार एक्सीडेंट्स, बर्बाद जिंदगियां, सार्वजनिक मौतें और अजीब हादसे। हर कोई मरता नहीं है, मैंने कमेटी के लीडर को मेरे पापा से कहते सुना, लेकिन उनकी जिंदगी से रोशनी चली जाती है। अगर वो जिंदा भी रहें तो उनमें कुछ नहीं बचता, कोई चमक नहीं, कोई एहसास नहीं। मेरी माँ, मुझे समझ आ रहा था कि वो इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। वो बार बार पूछ रही थीं कि क्या ये कोई मजाक है जो वो नए लोगों के साथ करते हैं। एक समय पर वो गुस्सा भी हो गईं। उन्होंने कमेटी पर आरोप लगाया कि वो लोग हमें डराकर घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वो लोग नस्लवादी हैं, क्योंकि मेरे पापा आइलैंड से हैं। मेरे पापा ने उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि हमारे नए पड़ोसी ईमानदार हैं और बस हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी माँ से बचपन में ऐसी कहानियाँ सुनी हैं और उन्हें पता है कि इस दुनिया में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी और कुछ बस अलग होती हैं। कमेटी के जाने के बाद पापा हार्डवेयर स्टोर गए, कैनवस ब्लाइंड्स, लॉक और लैच खरीदे और रात के खाने के बाद हर खिड़की पर उन्हें लगा दिया। हमारे नए घर में पहली रात मैं रात 3 बजे चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने देखा कि पापा पहले से जाग रहे थे, लिविंग रूम के सोफे पर बैठे मेरी छोटी बहन को गोद में लिए। उन्होंने मुझे देखा, उंगली होठों पर रखकर चुप का इशारा किया और अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं उनके पास बैठ गया और हम इंतज़ार करने लगे। ठीक 3:03 पर हमने सीटी सुनी। दा 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 दम, दा 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 दम। वो आई और चली गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पड़ोसियों ने कहा था। और तब से हर रात वो सीटी आती है और हम कभी नहीं देखते, और हमें हर दिन वो लाखों छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहती हैं। नोला अब खुद सांस लेती है। वो अब मजबूत और समझदार लड़की बन गई है। मेरे पापा तो वेलकमिंग कमेटी का हिस्सा भी बन गए हैं। यहाँ नए लोग बहुत कम आते हैं, कोई क्यों जाएगा यहाँ से। लेकिन जब कोई नया परिवार आता है तो मेरे पापा और बाकी कमेटी के लोग उनके घर जाते हैं, मैकरोनी कैसरोल, गिफ्ट बास्केट और वो मनीला फोल्डर लेकर। और जब पापा वापस आते हैं तो मैं उनके चेहरे से समझ जाता हूँ कि उस परिवार ने उनकी बात मानी या नहीं, और क्या हमें जल्द ही नए पड़ोसी मिलने वाले हैं। कुछ समय पहले हमारे घर के सामने वाली तरफ एक नया परिवार शिफ्ट हुआ। पहले वहाँ मिस मैडी रहती थीं, जिनकी उम्र 105 साल थी जब उनका देहांत हुआ। उन्होंने एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी थी। नए पड़ोसी ठीक लग रहे थे, जैसे वो यहाँ आसानी से घुल मिल जाएंगे। उन्होंने वेलकमिंग कमेटी की बातों पर विश्वास किया और पापा की सलाह मानी, खिड़कियों के शटर लॉक करने वाली, क्योंकि उनके पास भी एक छोटा बच्चा था। उस मनीला फोल्डर में क्या था, कौन से सबूत थे, पापा ने हमें कभी नहीं दिखाया, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो कितना भरोसेमंद होगा, क्योंकि पहले महीने में हमारे नए पड़ोसियों को कोई समस्या नहीं हुई। एक रात जब हमारे नए पड़ोसियों को शहर से बाहर जाना था, उन्होंने अपने बेटे होल्डन को हमारे घर छोड़ दिया। वो 12 साल का था, मुझसे 1 साल छोटा। मैं उसे पहले ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता उसे हमारे घर छोड़कर गए, मुझे समझ आ गया कि ये रात ठीक नहीं होने वाली। तुम्हें पता है हर रात बाहर कौन सीटी बजाता है? होल्डन ने पूछा, जैसे ही बड़े लोग कमरे से बाहर गए। हम तीनों डैन में बैठे थे, टीवी पर कोई डिज्नी मूवी चल रही थी। मैं और मेरी बहन एक दूसरे को देखने लगे। हम इस बारे में बात नहीं करते,
मैंने कहा। मुझे लगता है वो कोने वाले बड़े पीले घर में रहने वाला अजीब आदमी है, होल्डन बोला। मिस्टर टोल्स, मेरी बहन ने कहा। नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, होल्डन ने कंधे उचका दिए। तो फिर कोई साइको किलर होगा? नोला थोड़ी सख्त हो गई, जैसे डर गई हो। हम इस बारे में बात नहीं करते, मैंने दोहराया। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, निंटेंडो खेलते हैं। अगले कुछ घंटे हमने गेम खेलते, पॉपकॉर्न खाते और मूवी देखते हुए बिताए, एक सामान्य स्लीप ओवर की तरह। लेकिन मैं देख सकता था कि होल्डन बेचैन हो रहा था। जब मेरे माता पिता ने हमें शुभ रात्रि कहा, खिड़कियों के शटर लॉक किए और सोने चले गए, तब होल्डन अपने बीन बैग से उठा और हमारे पास आया। तुम्हें पता है, कभी देखने की कोशिश भी की है? लगभग समय हो गया है। हमने समय की तरफ देखा। लगभग 3 बजे थे। मैंने आह भरी। देखो, मैं तो कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा हर रात शटर लॉक करते हैं और चाबी छुपा देते हैं, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। हमारे पापा भी ऐसा करते हैं, नोला ने कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। तुमने खुद देखा था, मैंने थोड़ा तेज लहजे में कहा। होल्डन मुस्कुराया। तुम्हारे पापा शटर लॉक करते हैं, हाँ, लेकिन चाबी नहीं छुपाते। वो हमेशा अपनी कीचेन में रखते हैं। तो मैंने पूछा, लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था वो क्या कहेगा, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया था कि पापा अब चाबी छुपाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हम नियम मानते हैं। तो तुम्हारे पापा ने शटर लॉक किए, उसके बाद जब वो सोने नहीं गए थे, मैं बाथरूम जाने के बहाने उनके कमरे में गया और मैंने उनकी कीचेन देखी और शायद मैंने वो चाबी ले ली। मैं और नोला उसे घूरते रह गए। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा। होल्डन ने कंधे उचका दिए। तुम खुद चेक कर लो, दरवाज़ा खोलो, देख लो, कीचेन वहीं होगी। तुम दोनों यहीं रुको, मैंने कहा, हिलना मत। मैं जल्दी से मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। अगर होल्डन सच कह रहा था तो पापा बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर मुझे इस बात का था कि खिड़की खुली हो सकती है और वो सीटी बजाने वाली चीज़ बाहर हो। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, बस 1 इंच। अंदर बहुत अंधेरा था। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। 2 कदम चलते ही मैं रुक गया। सीटी शुरू हो गई थी और इस बार मैं उसे साफ सुन सकता था, मेरे माता पिता के कमरे के अंदर से। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो हर रात इसे सुनते होंगे। उन्होंने हमें कभी नहीं बताया। मैं वहीं खड़ा रहा, सुनता हुआ, जैसे वो आवाज़ पास आती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइट ऑन करूं या पापा को बुलाऊं। तभी लिविंग रूम से हल्की आवाज़ आई और मैं वापस भागा। नोला, मैंने चिल्लाया। होल्डन और नोला सामने वाले दरवाजे के पास खिड़की के पास खड़े थे। होल्डन झूठ नहीं बोल रहा था। मैं साफ देख सकता था कि वो शटर के लॉक के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। एक क्लिक की आवाज़ आई। उसके पास सच में चाबी थी। होल्डन हल्का सा हंसा। नोला उसके बगल में खड़ी थी, थोड़ी झुकी हुई, डरी हुई, लेकिन शायद जिज्ञासु भी। और तभी सीटी की आवाज़ हमारे घर के ठीक बाहर पहुंच चुकी थी। मुझे याद नहीं मैं कुछ बोला या नहीं, शायद मैंने चिल्लाया था। समय जैसे रुक गया था, लेकिन मैं चल पड़ा। मैं तेज नहीं हूं, मैं कभी एथलेटिक नहीं रहा, लेकिन उस पल मैं पलक झपकते ही नोला तक पहुंच गया। मेरी नज़रें सिर्फ उसी पर थीं। लेकिन मैंने सुना होल्डन ने शटर को पूरी तरह नीचे खींचा ताकि वो खुल सके। फिर एक तेज झटका, शटर ऊपर उठने लगा और उसी समय सीटी की आवाज़ खिड़की के ठीक दूसरी तरफ से आ रही थी। लेकिन तब तक मैंने नोला को अपनी बाहों में पकड़ लिया था और उसे घुमा दिया ताकि वो खिड़की की तरफ ना देख सके। उसी पल मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। शटर पूरी तरह खुल गया और सीटी अचानक बंद हो गई। मैंने अपनी बाहों में नोला को कांपते हुए महसूस किया। मत देखना, ठीक है, मैंने उससे कहा। पीछे मत मुड़ना। हम ऐसे खड़े थे कि वो पीछे हॉल की तरफ देख रही थी और मैं खिड़की की तरफ। मेरी आंखें अब भी बंद थीं। उसने मेरे कंधे में सिर हिलाकर हामी भरी। मैंने एक हाथ से उसे पकड़े रखा और दूसरे हाथ से होल्डन को छूने की कोशिश की। मेरा हाथ उसके हाथ से टकराया। वो नोला से भी ज्यादा कांप रहा था। होल्डन, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया, खिड़की को ढूंढते हुए। मेरी आंखें अब भी बंद थीं।
मेरी उंगलियां कांच से टकराईं। वो ठंडा था, मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंडा। मैंने हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया, ब्लाइंड की डोरी ढूंढते हुए। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, कांच गर्म होता जा रहा था और एक हल्की सी गूंज मेरी उंगलियों में महसूस हो रही थी। मैंने कोशिश की कि ये न सोचूं कि खिड़की के उस पार क्या हो सकता है। आखिरकार मुझे डोरी मिल गई। मैंने जोर से खींचा, शटर बंद हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। किचन से आ रही हल्की रोशनी में मैंने होल्डन को देखा। वो बहुत सफ़ेद पड़ चुका था, छोटा और कमज़ोर लग रहा था, और वो बंद खिड़की को घूर रहा था। होल्डन, मैंने फिर से पूछा। वो मेरी तरफ मुड़ा और जोर से चीख पड़ा। सब कुछ अचानक तेजी से होने लगा। हॉल की लाइट जल उठी, फिर लिविंग रूम की। मेरे माता पिता के कदमों की आवाज़ लकड़ी के फर्श पर गूंजने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी नज़रें सिर्फ होल्डन पर टिकी थीं। वो पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने अपने होंठ इतने जोर से काट लिए थे कि उसकी ठुड्डी तक खून की एक पतली लकीर बह रही थी, और उसने खुद पर पेशाब कर दिया था। क्या हुआ? पापा ने पीछे से पूछा। मैंने किसी तरह नज़र हटाकर उनकी तरफ देखा। इसने देख लिया, मैंने कहा। मैंने कभी पापा को डरते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस रात उनके चेहरे पर एक पुराना गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था, एक पिता का डर। उन्होंने बिना आवाज़ के मुझसे पूछा, सिर्फ होल्डन? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। पापा ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे वो खुशी से चिल्ला देंगे, लेकिन फिर उन्होंने होल्डन की तरफ देखा और उनका चेहरा बदल गया। शायद उन्हें बुरा लगा कि उन्हें राहत महसूस हुई, क्योंकि सिर्फ होल्डन ने देखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब जम गए। होल्डन हल्के से सिसकने लगा। दरवाजा मत खोलना, मम्मी ने कहा। वो हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं हमेशा सोचता था कि वो इस सब पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उस रात हम सब विश्वास कर रहे थे। मैंने देखा मम्मी और पापा दोनों के हाथ में बेसबॉल बैट थे। फिर दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी तेज। कृपया दरवाजा मत खोलना, होल्डन ने फुसफुसाया। पापा उसके पास गए, उसे गले लगाया। हम नहीं खोलेंगे, पापा ने कहा। आज रात कुछ भी अंदर नहीं आएगा। धड़ धड़ धड़। इस बार दस्तक इतनी जोर से हुई कि दरवाजा हिलने लगा। होल्डन फिर चीख पड़ा। नोला ने मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मम्मी हमारे पास आकर घुटनों के बल बैठ गईं और हमें अपनी बाहों में भर लिया। धड़ धड़ धड़। पुलिस को फोन करो, मम्मी ने धीरे से पापा से कहा, और उसी पल दस्तक बंद हो गई। पापा ने हमारी तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक फिर से तेज दस्तक शुरू हुई और धीरे धीरे बदलकर हल्की। टप टप टप। पुलिस। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज बिल्कुल मम्मी जैसी थी, जैसे कोई तोता उनके शब्दों को दोहरा रहा हो। पुलिस, पुलिस को कॉल करो। टप टप टप। पुलिस। मम्मी ने हमें और कसकर पकड़ लिया। पुलिस पुलिस पुलिस। बस करो, मैंने उन्हें धीरे से कहते सुना। पापा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता पुलिस को बुलाने से मदद मिलेगी। हम कैसे पहचानेंगे कि दरवाजे पर सच में वही है? दस्तक फिर से शुरू हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। दरवाजा हिलने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ पल बाद दस्तक फिर से आई, लेकिन इस बार पीछे वाले दरवाजे से। हम सब एक साथ पीछे की तरफ मुड़े, लेकिन तुरंत ही दस्तक फिर से सामने वाले दरवाजे पर शुरू हो गई। आगे पीछे, आगे पीछे, कभी जोर से कभी धीरे। फिर अचानक दोनों दरवाजों पर एक साथ जोरदार धमाके होने लगे, जैसे कोई भारी हथौड़े से मार रहा हो। फिर घर की हर खिड़की पर, दीवारों पर ठक ठक की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ड्रम के अंदर हैं और बाहर दर्जनों लोग उसे बजा रहे हैं, या जैसे हम कोई कछुआ हैं और कोई हमें खोल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बस करो, होल्डन चिल्लाया, और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, होल्डन ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। मैं कसम खाता हूँ, जो मैंने देखा वो किसी को नहीं बताऊंगा, बस प्लीज़ चले जाओ। हम करीब 1 मिनट तक चुप बैठे रहे। फिर हमने सुना, धीरे धीरे टप टप टप। वही खिड़की,
जिससे होल्डन ने देखा था। होल्डन रोने लगा, ऐसे जैसे कोई कैदी अपने फांसी के तख्ते को बनते हुए देख रहा हो। पापा ने उसे गले लगाया, उसके बाल सहलाए, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा। वो टप टप की आवाज़ पूरी रात चलती रही। हम सब लिविंग रूम में एक साथ बैठे रहे, पता नहीं कितनी देर तक। आखिरकार मम्मी हमें बच्चों को कमरे में ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही हम कमरे में गए, दस्तक फिर से शुरू हो गई, इतनी तेज़ कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। मुझे डर लग रहा था कि दरवाज़ा टूट जाएगा। हम वापस लिविंग रूम में आ गए और दस्तक रुक गई, बस वही टप 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 खिड़की पर। उस रात हम में से कोई नहीं सोया। सुबह करीब 7 बजे वो आवाज़ बंद हो गई। यही वो समय होता है जब सूरज निकलता है। हमने 2 घंटे और इंतज़ार किया। फिर पापा ने एक खिड़की का शटर खोला। उन्होंने हमें पहले अपने कमरे में भेज दिया। मैंने सुना, उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर वापस आए। ठीक है, उन्होंने कहा, ख़त्म हो गया। दोपहर के समय होल्डन के माता पिता वापस आए। मम्मी पापा उसे उसके घर छोड़ने गए। वो लोग काफ़ी देर तक अंदर रहे। मैं और नोला खिड़की से देखते रहे। नोला पूरे दिन मेरे साथ ही चिपकी रही, कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेती थी। जब मम्मी पापा वापस आए, उनके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने हमें नहीं बताया कि उन्होंने होल्डन के परिवार से क्या बात की। उस दिन रविवार था। हम सब साथ रहे, पिज़्ज़ा मंगवाया और मूवी देखी। उस रात हम सब मेरे कमरे में सोए। नोला और मम्मी मेरे साथ बिस्तर पर, पापा एक कुर्सी पर। उस रात कोई दस्तक नहीं हुई और उसके बाद भी कभी नहीं हुई। हमने उस हफ्ते होल्डन या उसके परिवार को ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन गुरुवार तक उनके घर के बाहर एक ट्रक खड़ा था। वो लोग सामान पैक कर रहे थे। मैं और नोला स्कूल से आने के बाद उन्हें देखते रहे। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो ये कि वो तीनों कितने थके हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पीले थे, होंठ सख्त थे और आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। दूर से ही साफ दिख रहा था कुछ बहुत गलत था। होल्डन और उसका परिवार सूरज ढलने से पहले ही चले गए। मुझे वो बात याद है जो वेलकमिंग कमेटी ने शुरू में मेरे माता पिता से कही थी। हर कोई नहीं मरता जो उस सीटी बजाने वाले को देखता है, लेकिन जो बचते हैं उनकी ज़िंदगी से रोशनी चली जाती है और उनकी बाकी ज़िंदगी मुसीबतों से भरी होती है। लाखों छोटी छोटी त्रासदियाँ। मुझे लगता है होल्डन के माता पिता ने भी देखा होगा, या तो उसे दिलासा देने के लिए या उसका बोझ बांटने के लिए। मैं कभी कभी नोला को देखता हूँ, खुश, जिंदा, हंसता, और सोचता हूँ अगर उस रात में थोड़ा भी धीमा होता, अगर उसने खिड़की से देख लिया होता, तो क्या मैं भी देखता, उसे दिलासा देने के लिए या उसका बोझ बांटने के लिए। मुझे खुशी है कि मुझे ये कभी नहीं पता चलेगा। हम अब भी उसी घर में रहते हैं, उसी मोहल्ले में। हम अब भी हर रात वो सीटी सुनते हैं। यहाँ की किस्मत, यहाँ की अच्छी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि हम यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन अब हम बहुत सावधान हैं। अब हम किसी को रात में रुकने के लिए नहीं बुलाते, और पापा अब चाबी बहुत अच्छे से छुपाते हैं। हालांकि मैंने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हें कभी ढूंढनी नहीं चाहिए। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।